नोट करें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? Properties which are directly or indirectly related to their electronic configuration and which show a gradation regular gradation when we move from left to right in a period, or top to bottom in a group. When we move from left to right in a period or from top to bottom in a group are called periodic properties. वो सभी प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट हैं और जिनमें एक रेगुलर ग्रेडेशन होगा जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, उन सभी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब यहां पर जो हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ये हम लेकर के चलेंगे एटॉमिक रेडियस। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं रेडियस को अगर आप प्लूरल में कहेंगे तो रेडियाई हो जाएगा। अगर सिंपल सी डेफिनेशन मैं इसकी बताऊं तो सीधी सी डेफिनेशन तो ये है बेटा कि साइज ऑफ एटम, एटम का जो साइज है वही उसका एटॉमिक रेडियस है। जो एटम का साइज होगा वही उसका एटॉमिक रेडियस होगा। अगर हम एटम को कंसिडर करें कि एक स्फीयर है तो जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और इसी को हम क्या बोलते हैं जनरली, एटॉमिक रेडियस। इफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी अ स्फीयर, the atomic size is given by the radius of the sphere and is generally known as atomic radius। और इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो ये कह सकते हैं it is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons। जैसे हम ये कह दें कि आपके पास कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया और ये उसमें शेल है, सपोज ये आउटर मोस्ट शेल है जो इलेक्ट्रॉन रखती है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के और ये आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। और यू कैन से, अगर हम कहें आपने इसमें पढ़ा हुआ है बेटा सेकंड चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, और वहां पर आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स पाने की कहीं पर प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं है। अपने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बात पढ़ी होगी। तो उस फॉर्म में अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं this is the distance from the center of the nucleus to the point up to which the density of the electron cloud, or you can say probability of finding the electron is maximum। ये जैसे हम ये कह दें यहाँ पर कि जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है और अगर इलेक्ट्रॉन को आपने इस टाइप से अगर आप दिखा रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फॉर्म में सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फॉर्म में दिखाया है ना कि जहां तक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी पे भी जीरो नहीं होती है। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, फिक्स तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास मधुमक्खी भिन्न भिन्न करती है और वो भिन्न भिन्नाती हुई इधर उधर दौड़ती है, इधर उधर रहती है, एक जगह फिक्स नहीं रहती। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के, जैसे न्यूक्लियस का सेंटर और इससे लेकर के जैसे मैं कह दूँ इस पॉइंट तक, कौन से पॉइंट तक, जहां तक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है।
इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इस डिस्टेंस को मैं कहूँगा एटॉमिक रेडियस। और सिंपल सी चीज़ में मैंने आपको बता दिया कि अगर एटम को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं कि एटम एक स्फीयर है, तो इसका जो रेडियस होगा यही क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब देखिए इसमें डिफिकल्टी बहुत सारी आई थी एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन करने के लिए। एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन कैसे किया जाए कि जैसे आपके पास कोई बॉल है, उसका तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक रेडियाई जो है उसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाए थे। कुछ रीजंस थे। एक तो ये है कि एटम का जो साइज है उसको हम प्रीसाइजली यानी कि एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो वहां पर होगा, जैसे हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी पे भी जीरो नहीं बताई गई थी। जैसे कोई आपके पास स्फीयर हो या मैं कह दूं कोई बॉल हो, उसका आप इजीली रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी शार्प बाउंड्री होती है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो वहां पर वो बाउंड्री कोई फिक्स नहीं थी, कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। तो इसलिए हम उसका साइज जो है वो एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते। Because as you know that the probability of finding an electron never becomes zero even at large distances from the nucleus। आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में कि न्यूक्लियस से अगर एक लार्ज डिस्टेंस से भी हम जाएं तो वहां भी इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो नहीं होती है। तो इसलिए इस केस में ये मुश्किल हो जाएगा कि हम न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के और कहां तक का डिस्टेंस लें, तो ये दिक्कत आ जाएगी। दूसरा ये है कि अगर हम ये करें कि एटम का रेडियस मेजर करना है तो हम एक एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते। एटम को आइसोलेट करके उसका हम रेडियस मेजर नहीं कर सकते। तो पहले डिफिकल्टी तो क्या आई थी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डजंट हैव ए शार्प बाउंड्री, एंड दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन This is due to the reason that probability of finding the electron doesn't probability of finding the electrons never becomes zero। कभी भी जीरो नहीं होगी even at a large distance from the nucleus। न्यूक्लियस से अगर लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं तो प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं होती है। तो सिंपल सी बात कि यहाँ कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। जैसे यहाँ इसमें कहें, यहाँ आपको दिखाई दे रही है एक शार्प बाउंड्री, लेकिन यहाँ कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी। कहाँ तक इसे लें, एक लार्ज डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं लेते हैं। आप ये सब सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरा, ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम एटम को आइसोलेट कर लें, एक अकेले एटम को, और उसका रेडियस मेजर कर लें। और तीसरा रीजन इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं, सेकंड चैप्टर में आपने लास्ट के जो टॉपिक्स थे तो वहां पढ़ा होगा, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज एप्रिसिएबली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम। अगर हम ये कहें अकेले एटम को हम निकाल नहीं सकते, और अगर एक एटम ये है और दूसरा एटम इसके साथ है, तो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यानी कि इसके साइज को अफेक्ट करेगा, वो इसके ऊपर भी असर डालता है। तो यानी इसका एग्जैक्ट साइज निकालना मुश्किल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स। तो जैसे हम ये कह दें आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल होगा तो उसमें एक से ज़्यादा एटम होंगे। सपोज एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो ये जो एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका जो एरिया जहां तक ये फैला हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो इन एटम्स की प्रेजेंस में इसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसका मतलब एग्जैक्ट जो है वो इसका रेडियस नहीं निकलेगा, ये भी इसमें दिक्कत आती है। तो तीसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का किसी एटम में, अगर मॉलिक्यूल्स में दूसरे एटम जो प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, वो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के चारों तरफ है किसी एटम के, उसको अफेक्ट करते हैं। तो जिससे क्या होगा, इस एटम का एटॉमिक रेडियस जो होगा वो चेंज हो जाएगा अगर ये एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाएगा। क्योंकि मान लो किसी मॉलिक्यूल में इसके साथ यहाँ पर कोई एटम ए है, और दूसरा कोई मॉलिक्यूल है उसमें इसके साथ यहाँ पर कोई एटम बी है,
तो यहाँ से ये दूसरी है, तो यहाँ से ये दूसरे एनवायरनमेंट में नहीं चला गया। जैसे मैं कह दूँ आपके पास CCl4 है या CH4 है, यहाँ तो कार्बन के एटम के साथ हाइड्रोजन का है, यहाँ कार्बन के साथ क्लोरीन का है, तो दोनों एटम अलग हैं, तो दोनों इसके कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसके साइज को अफेक्ट करेंगे और डिफरेंट एक्सटेंट से अफेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब जो एटॉमिक रेडियस होगा कार्बन का वो चेंज हो जाएगा एक से दूसरे एनवायरनमेंट में जाने पर, ये भी इसमें दिक्कत आ जाएगी। और फोर्थ प्रॉब्लम इसमें क्या है, जो एटॉमिक रेडियस है वो चेंज हो जाएगा जब एटम प्रेजेंट होगा डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट में। डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट क्या है भाई, वो एटम किसी के साथ वंडरवॉल फोर्स से बंधा हुआ है, या वो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है, या एटमिक बॉन्ड से बंधा हुआ है, या वो मेटलिक बॉन्ड बना रहा है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कोई एटम दूसरे एटम से किस बॉन्ड से बंधा हुआ है उसके ऊपर भी जो एटॉमिक रेडियाई है उसके ऊपर भी इस बात का असर पड़ेगा। तो एटॉमिक रेडियाई आल्सो चेंजेस व्हेन द एटम इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट का क्या है कि वो एटम कहीं पे मान लो बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, कहीं पे वो वंडरवॉल फोर्स से ही अटैच है, कहीं पर वो सपोज आयनिक बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ, और कहीं पर वो मेटालिक बॉन्ड से अटैच है। तो इस तरह से डिफरेंट जो बॉन्डेड स्टेट होंगी उसमें उसकी एटॉमिक रेडियाई डिफरेंट आ जाएगी। तो एक बार फटाफट बताए आपको कि मेन डिफिकल्टीज क्या आई थी एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए। एक तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपने लिया इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। शार्प बाउंड्री क्यों नहीं है, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। दूसरा ये भी पॉसिबल नहीं कि हम किसी एक एटम को आइसोलेट कर ले और उसका एटॉमिक रेडियाई मेजर कर लें। तीसरा इसमें यह आया जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो मॉलिक्यूल के अंदर जो दूसरे एटम हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं। यानी कि मैं कहूँ तो सिंपली ये है कि इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके साइज पे असर डालते हैं, उसका साइज जो है वो इन एटम की प्रेजेंस से चेंज हो सकता है, ये इसमें मैं कह सकता हूँ। और जो फोर्थ प्रॉब्लम आई वो ये आई है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो किसी एटम का फिक्स नहीं है, अगर वो एक बॉन्डेड स्टेट से दूसरी बॉन्डेड स्टेट में जाएगा तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो चेंज हो जाता है। अब जो एटॉमिक रेडियाई है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई, वो बेटा जनरली हम यहाँ पर पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, मेटलिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस बताया मैंने, वंडरवॉल रेडियस बताया है और मेटलिक रेडियस बताया है। ये तीन रेडियस क्या होते हैं, किस तरह से इनको डिफाइन करें, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला नेक्स्ट चैप्टर कुछ करवा के उसके बाद बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता कि वंडरवॉल फोर्सेस क्या होती है, वंडरवॉल रेडियस कैसे होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है तो कोवेलेंट रेडियस कैसे होगा, मेटलिक रेडियस कैसे होगा। तो बेस्ट ये रहेगा कि जब हम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर कर लेंगे उसके बावजूद आप मुझे रिकॉल करवाएंगे, एक बार याद दिलाएंगे कि सर हमने जो एटॉमिक रेडियाई था उसकी टाइप पढ़नी है, मेटलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। तो इसलिए इसको मैं अभी यहाँ कवर नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग करने के बावजूद जब मैं आपको कोवेलेंट रेडियस कहूँगा तो आप इजीली ये कह देंगे हाँ सर हमें पता लग गया। मैं आयनिक रेडियस कहूँगा आप इजीली कह देंगे हाँ सर हमें पता लग गया क्या है ये। तो इसलिए पहले वो वाला चैप्टर जब करेंगे उसके बावजूद वापस इस टॉपिक पे आएंगे। लेकिन यहाँ सिंपली हमें जो काम की चीज़ है वो ये समझनी है फिलहाल कि एटॉमिक रेडियस क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, आपके एटम का साइज हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है। और एटॉमिक रेडियाई जो है वो हम कोवेलेंट रेडियस हो या आपका मेटलिक रेडियस हो या आपका वंडरवॉल रेडियस हो, ये हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करने के बावजूद वापस इस टॉपिक को करवाएंगे। क्लियर? एक बार अपना रिस्पॉन्स मुझे दे फटाफट। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पर वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं या टॉप टू बॉटम आए तो एटॉमिक रेडियाई में कैसे चेंज होता है, ये हम लेकर के चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पहले हम लेके चलते हैं वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपको वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग ए पीरियड, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज यहाँ पर आपने लिया है लिथियम, लिथियम के बाद क्या आ जाएगा आपका बेरिलियम, फिर क्या आ जाएगा सपोज बोरॉन, फिर क्या आ जाएगा कार्बन, फिर क्या आएगा नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा फ्लोरीन, और फिर आपकी नोबल गैस आ जाएगी नियोन, ये आ जाएगा।
अब इनमें अगर हम जिक्र करें तो यहां पर देखिए इसकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s1, इसकी क्या हो जाएगी 2s2, इसकी क्या हो जाएगी 2s2, 2p1, इसकी क्या हो जाएगी 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और इसकी क्या हो जाएगी 2s2, 2p6, यही होगी। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट से इस पे जाएंगे तो यहां न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट से इंक्रीज करेगा। व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस विच इज ड्यू टू प्रोटॉन। और जब आप लिथियम से जाएंगे, जैसे लिथियम में हम यहां लेके चलें तो लिथियम का कितना हो जाएगा आपके पास, अगर एटॉमिक नंबर का जिक्र करते हैं हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके पास आ जाएगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इस साइड जब हम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज देखिए 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ 4 हो गए, 1 यूनिट से बढ़ गया, इससे इस पे 1 यूनिट से बढ़ गया। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं इन ए सक्सेसिव वे। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 1 यूनिट से इंक्रीज करता जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता जाएगा। जैसे मैं ये कह दूं ये आपके पास फर्स्ट शेल है और ये आपके पास सेकंड शेल है, तो ये आपके पास K और ये आपके पास L। अब लिथियम के केस में देखिए यहां पर क्या है, अगर लिथियम का केस आप लेकर के चलते हैं तो लिथियम के केस में आपको साफ नजर आ रहा है यहां पर कि लिथियम का जो केस है वहां पर क्या होगा, लिथियम के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं 3, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फिल करेंगे तो किस तरह से फिल किए जाएंगे, के में कितने आ जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन, के में अगर आप इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए के में, और एल में कितने आ गए 1, यही आपने पढ़ा है। और अगर यहाँ पे लिखे तो लिथियम में आपके पास क्या आ जाएगा, लिथियम में आपके पास आ जाएगा 1s2, 2s1, तो ये के में और ये एल में, एम राइट। अब बेरिलियम में कहें तो बेरिलियम में क्या आ गया, बेरिलियम में जो है 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, इसी में होगा। बोरॉन पे गए 1 और ऐड हो गया, कार्बन पे गए 1 और ऐड हो गया, नाइट्रोजन पे गए 1 और ऐड हो गया, ऑक्सीजन पे गए 1 और ऐड हो गया, फ्लोरीन पे गए 1 और ऐड हो गया, और नियोन पे गए 1 और ऐड हो गया। तो ध्यान से देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते जा रहे हैं। देखिए सेकंड शेल में ही ऐड होते गए हैं इलेक्ट्रॉन, यहां कोई शेल नहीं बढ़ी है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट से इंक्रीज करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल में ऐड होते चले जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट गए हैं और न्यूक्लियर चार्ज अगर 1 यूनिट करके बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती जाएगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होती जाएगी तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता चला जाएगा, यानी कि साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली हम क्या गए, लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज होगा वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो इसका रीजन क्या आया, जो अभी हमने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट in each succeeding element while the number of the shells remains the same, number of shell वही रहेगी। due to this increased nuclear charge the electrons of all the cells are pulled little nucleus के close आ जाएंगे and thereby making each individual shell smaller and smaller, and this gives in a different decrease in the atomic radius as we move from left to right along a period। कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे
तो न्यूक्लियर चार्ज एक एक यूनिट करके बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते जा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से क्या होगा कि ये न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ पुल होते आ जाएंगे, अंदर की तरफ होते आ जाएंगे, जिससे क्या होगा साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। जैसे मैं ये कह दूं ये साइज था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, साइज डिक्रीज होता आ जाएगा इसकी वजह से। तो इसलिए जनरल ट्रेंड क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग ए पीरियड तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते जा रहे हैं। और इस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यानी कि जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ क्लोज आते चले जाएंगे और इस तरह से जो होगा शेल का साइज वो स्मॉल होता चला जाएगा, एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता चला जाएगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग ए पीरियड। तो ये ध्यान रखना, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। तो एटॉमिक साइज जो है, जैसे हम ये कह दें कि लिथियम का ये साइज है सपोज, तो यहाँ पे बेरिलियम का साइज ये हो जाएगा और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे साइज जो है वो डिक्रीज करता चला जाएगा लेफ्ट टू राइट। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग ए पीरियड। अब देखिए एक्सेप्शन तो आते हैं, हमें जनरल ट्रेंड पढ़ना है, यहाँ पर एक्सेप्शन तो यहाँ पर आते हैं, हम जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे। अब जैसे कोई आपको ये कह दे कि आप एक आइडल विद जो स्टूडेंट है उसके ऊपर ऐसे लिखें, तो आप लिखेंगे ना कि स्टूडेंट बहुत पढ़ता है, स्टूडेंट मेहनत करता है, स्टूडेंट ओबीडियंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो यहाँ भी है बेटा। तो हम जनरली क्या पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे। तो जनरल ट्रेंड हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अगर हम कहें लिथियम से बेरिलियम पे गए डिक्रीज होगा, बेरिलियम से बोरॉन पे गए, यहां से आइए आप लिथियम, लिथियम से आप बेरिलियम पे गए डिक्रीज हो गया, बेरिलियम से बोरॉन पे आए और डिक्रीज हो गया, बोरॉन से कार्बन पे आए और डिक्रीज हो गया, कार्बन से नाइट्रोजन पे गए और डिक्रीज हो गया। लेकिन नाइट्रोजन से जैसे आप ऑक्सीजन पे आए हैं यहां पर, तो साइज स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, साइज स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। और जो नियोन है, नियोन का साइज अगर इस केस में मैं कहूं तो सबसे बड़ा है। अब यहां पर देखिए दो एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गए हैं, दो एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गए। लेफ्ट राइट साइज आपका क्या करना चाहिए, डिक्रीज, डिक्रीज करना चाहिए। तो ऑक्सीजन का साइज क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए नाइट्रोजन से। लेकिन जनरली ये पाया गया है कि ऑक्सीजन का साइज जो है जनरली थोड़ा सा बड़ा हो जाता है नाइट्रोजन से। तो उसका रीजन यहाँ पर क्या आएगा, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। और एक ये जो नियोन है इसका तो पूरे ही यहाँ पर लिथियम से अगर हम नियोन तक आए तो नियोन का साइज तो सबसे बड़ा है, जबकि इसका होना क्या चाहिए था, सबसे छोटा होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक्सेप्शन देख रहे हैं, ये वाला एक्सेप्शन इसमें आ गया कि यहाँ पर इसका साइज जो है ये क्यों बड़ा है। तो ये वाले जो केसेज हैं इसमें हम इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे, इन एक्सेप्शन के बारे में। ये देखिए यहाँ पे लिथियम से अगर हम चलते हैं, लिथियम से आप आ गए बेरिलियम पे, बेरिलियम से आप आए बोरॉन पे, बोरॉन से आप आए कार्बन पे, कार्बन से नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से फ्लोरीन और फ्लोरीन से आप आए नियोन पे। तो यहां पर क्या हमने बताया कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, रीजन बता दिया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ ट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा फील करेंगे और उनका साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा आउटर मोस्ट शेल का, जिससे कि साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसमें अगर हम कहें तो जो अल्कली मेटल है यहाँ, जैसे इस केस में ले लिथियम, तो इसका साइज कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे बड़ा होना चाहिए और सबसे छोटा जो है वो किसका होना चाहिए, सबसे छोटा फ्लोरीन का होना चाहिए। यहाँ वैसे तो नियोन का होना चाहिए, पर नियोन का हमने बताया क्वेश्चन यहाँ पे बन गया था कि नियोन का साइज सबसे बड़ा है। फिर अगर देखें तो फ्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन अगर हम डेटा देखते हैं तो सबसे स्मॉल साइज का अगर जिक्र करें तो इस पीरियड में सबसे स्मॉल साइज नाइट्रोजन का है। पहली चीज तो ये देखिए, आप बेरिलियम से बोरॉन पे आएंगे साइज डिक्रीज करेगा, यही हमने पढ़ा है। बोरॉन से कार्बन पे आएंगे साइज डिक्रीज करेगा, यही हमने पढ़ा है। कार्बन से नाइट्रोजन पे आएंगे तो भी साइज आपका डिक्रीज करेगा, यही हमने पढ़ा है। और जब इससे नाइट्रोजन से आप ऑक्सीजन पे आएंगे
तो यहाँ पर साइज स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, और जब ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जाएंगे तो फिर साइज डिक्रीज कर जाएगा, और फिर नियोन पे साइज इतना हो जाएगा कि इन सब से किसका बड़ा है, नियोन का साइज बड़ा है। अब ऐसा इसमें क्यों हुआ, क्या रीजन है? तो देखिए यहां से लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, और कार्बन से अगर आप नाइट्रोजन आते हैं तो जो ट्रेंड हमने बताया है वही है ना, कि साइज क्या करता आ रहा है, लिथियम से लेकर के नाइट्रोजन तक तो साइज डिक्रीज ही करता आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर जो ये साइज दिया हुआ है, ये अगर हम कहें तो नाइट्रोजन तक जो है ये डिक्रीज करता आएगा, लेकिन नाइट्रोजन के बाद जैसे हम ऑक्सीजन पे जाएंगे साइज स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, और जब ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जाएंगे तो फिर स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा। अगर इन तीनों में भी हम जिक्र करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इनके साइज को अगर मैं कहूं तो इनमें सबसे बड़ा ऑक्सीजन का है, फिर फ्लोरीन का है, और फिर नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन के लिए अगर मैं कहूं तो इस पूरे पीरियड में नाइट्रोजन का स्मॉल है। तब देखिए यहां पर हुआ क्या है, नाइट्रोजन की अगर, ये देखिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p3। यानी नाइट्रोजन में मैं कहूं तो यहां पर p में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गए 2p में, एम आई राइट? अब मैं ऑक्सीजन पे जाता हूं, ऑक्सीजन में क्या हुआ, 1s2 2s2 2p4, यानी ये तो एज इट इज जो यहां पर थे, और यहां 2p की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन तो ये जो नाइट्रोजन में थे, और 4th इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे गए तो क्या हुआ। तो यहां पर देखिए दो फैक्टर काम करेंगे, दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो कौन सा काम कर रहा है फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाएंगे, जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर गया, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो जो साइज है वो क्या करेगा, डिक्रीज। ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज क्या करना चाहिए, डिक्रीज। एक तो फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर यहां पर क्या है, दूसरा फैक्टर है यहां पर अगर हम लें तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यानी इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन। देखिए नाइट्रोजन में यहां 3 इलेक्ट्रॉन थे जो कि अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, लेकिन ऑक्सीजन में यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए इस केस में यहां पेयर्ड हो गए, और p में ये पेयर्ड होने से इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। और वो रिपल्सन क्या करेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर इंक्रीज करता है तो साइज इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुश करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा। जैसे मैं ये कह दूं कि यहां पर अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है और इनमें रिपल्सन हो गया तो क्या होगा, ये रिपल्सन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को बाहर की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ दो फैक्टर हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज तो क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज ध्यान से देखिए बेटा, ये न्यूक्लियर चार्ज जो है ये अगर इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज। और जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो गया, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है उसने आउटवेट कर दिया इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जो ये कह रहा है मैं साइज को डिक्रीज करूंगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये कह रहा है मैं साइज को इंक्रीज करूंगा। तो एक फैक्टर तो ट्राई कर रहा है साइज को डिक्रीज करने की, एक फैक्टर कोशिश कर रहा है साइज को इंक्रीज करने की। तो यहां पर जो इंक्रीज करने वाला फैक्टर है इंटर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये जीत जाता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर वीक रह जाता है। और सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि इन केस ऑफ ऑक्सीजन inter-electronic repulsions outweigh the effect of increased nuclear charge, due to which atomic size increases as we move from nitrogen to oxygen. This is the reason. अब नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन से हम फ्लोरीन पे गए तो साइज डिक्रीज कर गया। अब उस केस में क्या हुआ,
अगर मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो फ्लोरीन में क्या हुआ, ये तो एज इट इज 1s2 2s2, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर अगर मैं कहूं तो इस केस में यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और बढ़ गया। लेकिन साथ ही साथ आपको पता है ऑक्सीजन से आप फ्लोरीन पे गए तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, तो यहां पे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ा है। लेकिन फ्लोरीन के केस में उल्टा हो जाएगा, एज वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, तो यहां पर जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट्स द इफेक्ट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वाले फैक्टर से, इसलिए जो साइज होगा वो फ्लोरीन का डिक्रीज कर जाएगा जब हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जाएंगे। सो इन केस ऑफ फ्लोरीन द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट्स द इफेक्ट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू विच साइज डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन। तो इसलिए ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जाने पे साइज क्या कर जाएगा, फर्दर डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही नाइट्रोजन से बड़ा साइज रखते हैं, दोनों उनसे बड़ा साइज रखेंगे, ठीक है। और यहां पर अगर हम कहें कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन फ्लोरीन पे जाएंगे तो साइज डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन यहां पर आपको कैसा बिहेवियर मिल गया, यहां पर आपको एनोमालस बिहेवियर मिल गया। आप कह सकते हैं कि बाकी जो ट्रेंड दिखा रहे थे उससे हटके आपको मिला है यहां पर ट्रेंड। तो उसका रीजन क्या है, यहां पर दो फैक्टर थे, दो फैक्टर हैं, कंबाइंड इफेक्ट है यहां पर किस किस का, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गए हैं कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे गए तो साइज आपका इंक्रीज क्यों कर गया, और ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे आए तो डिक्रीज क्यों कर गया, और ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों का ही साइज नाइट्रोजन से बड़ा क्यों है, जबकि लेफ्ट राइट जनरली डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं नियोन की, कि नियोन के केस में ऐसा क्यों हुआ कि साइज सबसे बड़ा क्यों हो गया। नियोन के केस में ऐसा क्यों हुआ है, तो उसका रीजन आपको बताया बेटा। एक तो यहां पर क्या है कि नियोन से पहले जितने भी हमने लिए ना, इन सब की हमने लिए कोवलेंट रेडियाई। नियोन से पहले जितनी भी ली है उन सब की हमने कोवलेंट रेडियाई ली है। लेकिन आपको पता है कि नियोन जो है ये नोबल गैस है, ये कंपाउंड नहीं बनाएगा। सिंपल ये मान ले कोवलेंट रेडियाई उनकी ली जाती है जो कि बॉन्ड बनाए। लेकिन यहां पर जो आपके पास नियोन है, नोबल गैस है, ये बॉन्ड नहीं बनाते, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, यहां पर हम इनकी वंडरवॉल रेडियाई लेंगे, एंड बाय डेफिनेशन वंडरवॉल रेडियाई आर लार्जर देन कोवलेंट रेडियाई। पहला रीजन तो ये हो जाएगा। आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि वंडरवॉल रेडियाई क्या है, कोवलेंट क्या है, और वंडरवॉल क्यों बड़ी हो गई, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। सिंपली अगर आप समझना चाहें यहां पर, तो ये देखिए, ये एज्यूम करिए यहां पर सपोज एक एटम ये है हाइड्रोजन का और एक एटम ये है हाइड्रोजन का, फिलहाल इतना ही समझें इसको, और एक हाइड्रोजन का एटम ये है और एक हाइड्रोजन का एटम ये है। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूं, ये तो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने लिया, और एक यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले आप थोड़ी देर के लिए, ये माने एक हाइड्रोजन एटम है, ये है, एक ये है, और यहां पर एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक ये है। ये हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है, यहां कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं है। यहां ये दो हाइड्रोजन एटम के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस है, यहां दो के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का मैं हाफ कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का मैं हाफ कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइड्रोजन का रेडियस। लेकिन ये जो रेडियस मैंने निकाला है ये वंडरवॉल है, और ये जो निकाला है ये कोवलेंट है। तो आप खुद ही बताइए इसके अंदर कि यहां पर बड़ा रेडियस कौन सा है, वंडरवॉल रेडियस बड़ा है। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि बाय डेफिनेशन वंडरवॉल्स रेडियाई आर लार्जर देन कोवलेंट रेडियाई। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि हम नियोन के केस में, नोबल गैस के केस में वंडरवॉल रेडियाई ले रहे हैं, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वंडरवॉल रेडियाई अपने आप ही कोवलेंट रेडियाई से बड़ी है, जैसा मैंने अभी बताया। और दूसरा रीजन अगर यहां पर कहें तो नियोन के केस में क्या होगा, नियोन के केस में आपको पता है 1s2 2s2 2p6। तो नियोन के केस में जो आपकी आउटर मोस्ट शेल है, ये शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी।
6 7 8 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। और अगर ये शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो साइज इंक्रीज करेगा। तो पहला रीजन तो ये कि यहाँ पर हम वंडरवॉल रेडियाई लेंगे नोबल गैस की, और वंडरवॉल रेडियाई बाय डेफिनेशन ही कोवेलेंट रेडियाई से बड़ी होती हैं। और दूसरा रीजन ये कि नियोन के केस में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई, और अगर यहाँ कंप्लीटली फिल्ड हो गई तो इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ ज्यादा होगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से क्या होगा, साइज बड़ा होगा, क्योंकि नियोन के केस में ही आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हुई है। इससे पहले किसी भी एटम में कंप्लीटली फिल्ड नहीं थी, और यहां आकर के कंप्लीटली फिल्ड हो गई। तो नियोन के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है वो मैक्सिमम है। तो ये रीजन आ जाएगा कि जो नियोन है उसका साइज कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे बड़ा है, नोबल गैस का साइज कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे बड़ा है। ये दो रीजन आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लेंगे वेरिएशन विद इन ए ग्रुप में देखते हैं। तो अभी आपने देखा था पीरियड में ग्रुप में हम देखते हैं, तो यहां पे हम लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम को छोड़ दे, रेडियो एक्टिव है, मैंने बताया था आपको। तो यहां पर देखिए जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे इन ए ग्रुप, तो तीन फैक्टर हम यहां पे पढ़ेंगे। पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ न्यू शेल। सेकंड फैक्टर हम यहां पे पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड फैक्टर हम यहां पे पढ़ेंगे शील्डिंग, और यू कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये हम पढ़ेंगे यहां पर तीन फैक्टर। पहला फैक्टर एडिशन ऑफ न्यू शेल, दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट। अब एक चीज इसमें देखिए, जो एटॉमिक साइज है वो पहले फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फटाफट नोट करिए, एडिशन ऑफ न्यू शेल के एटॉमिक साइज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और शील्डिंग इफेक्ट के क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट का लीजिए, शील्डिंग इफेक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं ये कह सकता हूं ये फैक्टर अगर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ये फैक्टर अगर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और ये फैक्टर अगर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज घटेगा। राइट? तो यानी जो फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज, उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि ये फैक्टर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज के क्या है, इनवर्सली, कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। और थर्ड फैक्टर जो है नई टर्म आपके लिए आई, जिसके बारे में कल हम जिक्र भी कर रहे थे, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर ये वाला फैक्टर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर, ये वाला फैक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर बढ़ने से है ना, ये जो है, जो ये न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन फील करेगा वो डिक्रीज हो जाता है ये वाला फैक्टर बढ़ने से। ठीक, अब ये फैक्ट पहले हम यही बताएंगे आपको इन सब में कि ये फैक्टर क्या है और ये फैक्टर किस तरह ऑपरेट होता है और ये फैक्टर बढ़ने से क्यों साइज बढ़ता है। तो सिंपली यहाँ पे एक चीज का ध्यान दें कि अगर हम ट्रेंड का जिक्र करते हैं तो जब आप लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम और रुबिडियम से सीजियम पे आएंगे तो एटॉमिक साइज जनरली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एक चीज तो तय है, ये दो फैक्टर जो हैं, ये दो फैक्टर ये तो साइज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सेकंड फैक्टर साइज को डिक्रीज, ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ये इंक्रीज करने की, और ये सेकंड वाला कोशिश करेगा साइज को डिक्रीज करने की। तो एक चीज तो तय है कि फर्स्ट और थर्ड फैक्टर जो हैं इनका इफेक्ट ज्यादा है और सेकंड वाले का कम है, और ये जो दो फैक्टर हैं ये इस वाले फैक्टर को आउटवेट कर देंगे, इसलिए ये फैक्टर का इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से साइज क्या करेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज करता जाएगा। अब पहला फैक्टर फटाफट मैं आपको बता सकता हूं और दूसरा भी, थर्ड हम कर लेंगे। फर्स्ट फैक्टर एडिशन ऑफ न्यू शेल, आपको पता है लिथियम की आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 2s1, इसकी क्या होगी 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1,
और सीजियम 6s1। यानी मैं ये कह सकता हूं कि लिथियम के केस में कहें तो पहली सेल और दूसरी सेल है, और सोडियम में तीसरी, और पोटेशियम में चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। हम जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एक एक शेल ऐड होती जा रही है, और आपको पता है कि देखिए अगर शेल ऐड होंगी तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो एडिशन ऑफ न्यू शेल यानी शेल ऐड होंगी तो साइज इंक्रीज करेगा। पहला फैक्टर तो ये हो गया कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटरमोस्ट शेल सेकंड है, यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर फोर्थ है, रूबिडियम में फिफ्थ है और सीजियम में सिक्स्थ है। यही हुआ यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज। अब आपको यह भी पता है कि यहां पर अगर आप लेकर के चलते हैं तो यहां पर अगर मैं जिक्र करता हूं लिथियम का, तो लिथियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना आ जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर आप लेके चलेंगे 3, 3 में 8 जोड़ दे कितना हो गया 11, 11 में 8 जोड़ दे कितना हो गया 19, और अब 19 में 18 जोड़ दें आप कितना हो जाएगा, 19 में अगर 18 जोड़े तो कितना हो गया 37, और 37 में अगर हम फिर से 18 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 55। यही हो जाएगा। तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि इस केस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज देखिए यहां कितना आ गया 3, 3 प्रोटॉन, यहां 11, यहां 19, यहां 37, यहां 55। तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज नीचे तरफ जाएंगे तो ये क्या कर रहा है इंक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा यानी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। तो पहले वाला फैक्टर वो क्या ट्राई कर रहा है, वो अगर इंक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करेगा। दूसरे वाले फैक्टर में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो साइज को डिक्रीज करेगा। अब बचा थर्ड फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इसको बेटा हम कल जो लाइव लेक्चर लेंगे उसमें लेके चलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कल लाइव लेक्चर होगा वो उसी दौरान हम लेंगे। 100 बजे आपके पास मैसेज आ जाएगा। किसी की प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे फटाफट आप चैट बॉक्स में बता दें। कल हमने आपको बताया था बेटा कि टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो हमने 3 फैक्टर आपको बताए थे। पहला फैक्टर हमने कौन सा लिया था, एडिशन ऑफ शेल, और सेकंड फैक्टर हमने इसमें कौन सा लिया था, न्यूक्लियर चार्ज, और थर्ड फैक्टर जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो हमने क्या लिया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हमने कहा था यहां पर शील्डिंग इफेक्ट। एडिशन ऑफ शेल हमने बताया था कि एटॉमिक साइज जो है एडिशन ऑफ शेल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर शेल इंक्रीज करेंगी तो साइज भी इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज के हमने इन्वर्सली बताया था, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने बताया था कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो साइज भी बढ़ता जाएगा। तो आज हम लेकर के चलते स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बोला है। ये देखिए, ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास शेल है। ये सपोज यहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहां पर अगर मैं लेके चलूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं, ये आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये सपोज अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज। तो अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज मीन चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस पे चार्ज होता है उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो यहां जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज ये इलेक्ट्रॉन फील नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है ना, ये कुछ न्यूक्लियर चार्ज को रोक देंगे। शील्ड का मतलब होता है बेटा ढाल, जिसको आप बोलते हैं ना ढाल, आप कहते हैं जिसे ढाल, या स्क्रीन आप बोलते हैं। तो ये स्क्रीन का काम करेंगे। जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है,
ये यहाँ शील्ड का काम करेंगे, ढाल का काम करेंगे, और कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ने देंगे। जैसे हम ये कह दे थोड़ी देर के लिए कि पहले हम देखते थे ना कि जब लड़ाई वगैरह होती थी तो इस साइड वाला किंग है और उसकी यहाँ पे क्या रहती थी, उसकी सेना रहती थी, और यहाँ पे ये सेना और यहाँ पे इस साइड वाला किंग है। तो अब ये इसकी जो पूरी फोर्स है इस साइड वाली सेना की, वो पूरी किंग के ऊपर असर नहीं डालती थी, क्योंकि रास्ते में जो ये सेना है ये किसका काम कर रही है, ये शील्डिंग का काम कर रही है, ढाल का काम कर रही है, और पूरी पावर से ये किंग पे अटैक नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने यहां पर रोक लिया, यहां पर रोक लिया। यानी जैसे हम ये कह दें कि यहां पर ये सेना इस राजा पे अटैक करने आई है तो पूरी फोर्स से नहीं कर पाएगी, यहां जो इस राजा की ये सेना है ये इसकी कुछ पावर को यहां पे रोक लेगी, और अब राजा तक जो पावर पहुंचेगी वो कम पहुंचेगी। बिल्कुल इसी तरह यहां पर क्या हुआ कि ये जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर ये कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज नहीं पड़ेगा। सपोज थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि इसका न्यूक्लियर चार्ज, मैंने एज्यूम कर दिया कि सपोज 15 है, एज्यूम किया मैंने कि इसका न्यूक्लियर चार्ज 15 है, तो यहां 15 का 15 न्यूक्लियर चार्ज नहीं पड़ेगा, यहां जो न्यूक्लियर चार्ज पड़ेगा वो क्या होगा, वो 15 से कम होगा। कुछ न्यूक्लियर चार्ज को ये रास्ते में ही शील्ड कर लेंगे, रोक लेंगे। और दूसरा, ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये इन इनर इलेक्ट्रॉन से क्या फील करेगा, रिपल्सन, और रिपल्सन फील करेगा तो स्लाइटली बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा उससे भी क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम फील करेगा। तो वास्तव में जो आउटरमोस्ट शेल पे न्यूक्लियर चार्ज पड़ेगा, ये न्यूक्लियर चार्ज मैंने कह दिया जेड, और वास्तव में जो इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज पड़ेगा उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वास्तव में जो ये फील करेगा, और वो क्या होगा, जो एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से इसको घटा दो, दिस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दिस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को डिक्रीज कर दो। और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, यही आपको बताया था जो उस दिन जिक्र कर रहे थे हम स्लेटर रूल से, यही आपको उस दिन हमने बताया था कि इससे निकालते स्क्रीनिंग कांस्टेंट को। तो अब सीधी सी बात यहां पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जितने इनर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही उनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और जितना शील्डिंग इफेक्ट इनका ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज यहां कम पड़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो साइज इंक्रीज करेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, जो ये इनर शेल है इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे नहीं जाने देते, कुछ न्यूक्लियर चार्ज को रास्ते में ही शील्ड कर लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं। और यहां जो न्यूक्लियर चार्ज पड़ेगा वो एक्चुअल में जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उससे कम होगा। कितना कम होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट घटा दो उसमें से। तो सपोज मैंने जैसे बताया कि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 15 है, तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा ये सपोज फील कर रहा है 5, तो 10 न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इन्होंने शील्ड कर दिया, इन्होंने रास्ते में रोक लिया यहां पे। तो जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट कब ज्यादा होगा, जब यहाँ इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा शील्ड करेंगे, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ेगा यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज इंक्रीज करेगा न कि डिक्रीज। तो जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना ही साइज इंक्रीज करेगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कब ज्यादा होगा, जब इनर शेल ज्यादा होंगी और इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और स्क्रीनिंग इफेक्ट की एक और खासियत है बेटा, ये भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा जो स्क्रीन करते हैं वो एस इलेक्ट्रॉन करते हैं, एस सब शेल, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और उसके बाद एफ। और जनरली डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो हम पुअर मानते हैं कि डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। ज़्यादा किसका होगा, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो एस और पी का ज़्यादा होता है। तो इस स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा किसका है, एस का, उससे कम पी, उससे कम डी, उससे कम एफ,
और डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो हम जनरली पुअर मानते हैं। अब अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ डाउन द ग्रुप आए, आप जैसे यहाँ पे आ रहे हैं लिथियम, लिथियम के बाद आपने किया सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s1। तो यहाँ पर 2s1 है, यहाँ पर 3s1 होगी, यहाँ पर 4s1 और यहाँ पर हो जाएगी 5s1 और यहाँ पर हो जाएगी 6s1। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये आपके पास न्यूक्लियस और ये आपके पास है लिथियम का केस, लिथियम का केस ये है, सोडियम में एक शेल और बढ़ गई, पोटेशियम में एक और बढ़ गई, रूबिडियम में एक और बढ़ गई और सीजियम में एक और बढ़ गई। तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो इनर शेल बढ़ती जाएंगी और इनर शेल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा और जेड इफेक्टिव घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो साइज बढ़ेगा। तो इसलिए डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज। तो तीन फैक्टर हमने लिए थे, पहला लिया था एडिशन, ये आपने लिए थे यहाँ पर तीन फैक्टर, पहला आपने लिया था एडिशन ऑफ शेल, और कल भी मैंने बताया था कि फर्स्ट फैक्टर और थर्ड फैक्टर जो हैं डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये दो फैक्टर क्या कोशिश करेंगे, फर्स्ट और थर्ड साइज को इंक्रीज करने की, और ये वाला फैक्टर क्या कोशिश करेगा, साइज को डिक्रीज करने की। तो देखिए मैंने एरो से भी दिखाया है कि जो साइज इंक्रीज कर रहे हैं वो फैक्टर बड़ा है और जो डिक्रीज कर रहे हैं वो छोटा है। तो ये दो फैक्टर जो हैं ये कर रहे हैं वो छोटा है, तो ये दो फैक्टर जो हैं ये इस फैक्टर को दबा लेंगे, यानी ये डोमिनेंट हो जाएंगे दो फैक्टर, और नेट रिजल्ट क्या आएगा, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज आपका क्या करता आएगा, डाउन द ग्रुप जाने से साइज जो है आपका इंक्रीज करता चला जाएगा, साइज इंक्रीज करता जाएगा। दिस इज जनरल ट्रेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ए ग्रुप एंड इन ए पीरियड। नेक्स्ट हम यहां पर लेके चलते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, रेडियाई मैंने बताया था प्लूरल में बोल देते हैं, तो नेक्स्ट हम यहां पर लेंगे आयनिक रेडियाई। आयन का साइज, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे इसको, आयन का साइज। तो ये आयन का साइज लेके चल रहे हैं, तो अगर इसको थोड़ा डेकोरेट करके डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा आपके पास। अब आयन के लिए ये तो आपको पता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये तो कॉमन सी बात आपको पता ही है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कैटायन, और ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका एनायन। सही है। अब आयनिक रेडियाई जो है या आयनिक रेडिएशन को थोड़ा डेकोरेट करके अगर डेफिनेशन कहें तो क्या हो जाएगी, लिख ले, इट मे बी डिफाइंड एज द effective distance from the center of the nucleus of the ion। ये सपोज आपके पास कोई आयन है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये उसका सेंटर कहूंगा मैं। It may be defined as the effective distance from the center of the nucleus of the ion, और कहाँ तक, up to which it exerts its influence on its electron cloud, कि जहां तक इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इसका खुद का असर होगा वहां तक का डिस्टेंस। सपोज यहां तक इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इसका होल्ड है, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियस में डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कि जहां तक इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे इसका होल्ड होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी हम जीरो नहीं मानते ना लार्ज डिस्टेंस पे भी,
लेकिन वहाँ पे इसका होल्ड नहीं रहेगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ तक रहेगी, सिंपल सी बात वही है। और अगर बिल्कुल सिंपल गए, आयनिक रेडियस इज नथिंग बट द साइज ऑफ आयन, आयन का साइज हो जाएगा बेटा ये। क्लियर? अब देखिए इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको कैसे क्या निकालते हैं आपको उसमें बताएंगे, हम आगे आयनिक रेडिया वगैरह आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे वहीं बताएंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो लेके चलते हैं। लिखे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो हम लेके चलेंगे। फर्स्ट लिखें, फर्स्ट इस पे लिखें द साइज ऑफ कैटायन, द साइज और यू कैन से रेडियस ऑफ कैटायन, साइज और रेडियस यू कैन से रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन का जो रेडियस होगा इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। जो कैटायन का साइज है वो हमेशा उसके पेरेंट एटम के साइज से स्मॉल होगा। क्यों? एक तो ये क्वेश्चन बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहां पर आप सपोज लेके चलते हैं कैटायन आपने लिया है Ca2 पॉजिटिव, इसका पेरेंट एटम यानी जिससे ये बना हुआ है क्या होगा? कैल्शियम। सपोज आपने यहाँ पर लिया है K पॉजिटिव, तो इसका पेरेंट एटम दैट इज पोटेशियम। यहाँ पर आपने लिया है Na पॉजिटिव, तो इसका पेरेंट एटम जिससे ये बना है दैट इज सोडियम। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही लेके चलते हैं, द रेडियस ऑफ ए कैटायन और यू कैन से साइज ऑफ ए कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम वाई। तो इसका क्या रीजन है? तो देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सोडियम का ही एग्जाम्पल उठा के चलते हैं हम। यहाँ पर ये आपके पास सोडियम है। सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं जिक्र करता हूं, सिंपल अगर मैं लिखता हूं तो देखिए KLM यही लिखते हैं आप, 281। और अगर ऐसे भी लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगी आपके पास? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। यही है। ऑब्वियसली ये क्या है? K, ये क्या है? L, और ये क्या है? M। अब ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चली गई? Na पॉजिटिव में। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने थे? अगर हम Na का जिक्र करते हैं तो यहां पर देखिए आपके पास प्रोटॉन थे 11 और इलेक्ट्रॉन 11, यही था। यहां अगर जिक्र करें प्रोटॉन का तो कुछ नहीं हुआ है, वो 11 ही हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, यानी K और L 2 और 8। या मैं ये कहूं कि 1s2 2s2 2p6 K और ये L। सोडियम जो है उसमें ये था, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पर आ गया Na पॉजिटिव, फर्स्ट शेल सेकंड शेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और इसमें 8। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक शेल ही ड्रॉप हो गई, और अगर शेल ड्रॉप होगी तो साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज। एक शेल ही ड्रॉप हो गई और अगर शेल ड्रॉप हो जाएगी तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और दूसरा ऐसा भी है जिसमें शेल ड्रॉप नहीं करती, उस केस में कैसे देखें? तो देखिए सिंपली ये देखिए यहां पर कि सोडियम के केस में जो है आपके पास 11 प्रोटॉन हैं जो कि 11 इलेक्ट्रॉन को, 11 प्रोटॉन है जो कि 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सोडियम ने जब अपना आयन बनाया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहां पे जब ये बना Na पॉजिटिव, तो इसमें क्या हुआ? प्रोटॉन तो इतने ही रहे 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 10। जैसे मैं ये कह दूं कि यहां पर 11 बच्चे खड़े हुए हैं
यहां पर 11 बच्चे हैं और ये एक रोप है, ये एक रोप है, और इस साइड भी 11 बच्चे खड़े हुए हैं। सही है। ये जो 11 बच्चे इसको आप न्यूक्लियस मान लें यहाँ पे, और ये 11 बच्चे इसको इलेक्ट्रॉन मान लें आप यहाँ पे। ये 11 बच्चे इस साइड भी 11 बच्चे एक रस्सी को खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर पोजीशन बन जाएगी इसकी। अब अगर यहां से अगर हम ये कह दे कि एक बच्चा यहां आपने कम कर दिया, एक बच्चा यहां आपने कम कर दिया, यहां 10 हो गए, यहां 11 ही थे, तो अब ये रस्सी को इस साइड खींच के ले जाएंगे। फैक्ट है ये। पहले जो इनकी फोर्स थी वो यहां 11 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी थी, अब यहां जो इनकी फोर्स है वो 10 में ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इनकी फोर्स पर स्टूडेंट इंक्रीज कर गई। और अब इसको हम अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यहां पे कहें तो यहां क्या है, ये न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 11, जो 11 इलेक्ट्रॉन पे ही बटा हुआ था। और इस केस में न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं, अब अगर अपनी इसकी लैंग्वेज में कहें कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। जैसे ये मान लें यहां पे 11 रुपए हैं, 11 बच्चों में बांट दिए, तो हर एक बच्चे के पास एक एक रुपया होगा भाई। यहां रुपए तो 11 ही हैं लेकिन बच्चे 10 हो गए, तो एक बच्चे के पास 1 रुपए से ज्यादा पैसे आएंगे, 1 रुपए से ज्यादा पैसे आएंगे। और जो ये 1 रुपए से ज्यादा पैसे जो आ रहे हैं, यहाँ तो हर एक बच्चे के 1 रुपया हिस्से आया था, यहाँ 1 रुपए से ज्यादा आएगा। और जो ये 1 रुपया या 1 रुपए से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, ये न्यूक्लियर चार्ज है। यहां न्यूक्लियर चार्ज 11 था जो 11 ही इलेक्ट्रॉन पे डिस्ट्रीब्यूट था, यहां न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो न्यूक्लियर 11 था जो 11 ही इलेक्ट्रॉन पे डिस्ट्रीब्यूट था, यहां न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो न्यूक्लियर चार्ज जो पर इलेक्ट्रॉन, जो हर एक इलेक्ट्रॉन फील करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। यहां मान लो न्यूक्लियर चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन एक फील कर रहा था, तो यहां एक से ज्यादा फील करेगा। एंड आई टोल्ड यू दैट एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज साइज डिक्रीजेज। तो यहां क्या हुआ, कैटायन में न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, शेल ड्रॉप हो गई। अब ऐसे केस भी है जिसमें शेल ड्रॉप नहीं हो, तो वहां पर क्या कहेंगे, वहां हम कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। जैसे यहां मैं कहूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से एक न्यूक्लियर चार्ज आ रहा था सपोज, तो यहां हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से एक से ज्यादा आएगा न्यूक्लियर चार्ज जो फील करेंगे। यहां हर एक फील कर रहा था, यहां हर एक से ज्यादा फील करेगा। तो सिंपली मैं ये कह दूं न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज कर जाएगा। एंड दिस इज द रीजन ड्यू टू विच रेडियस ऑफ ए कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। अब हम यहां पे लेके चलते हैं एनायन का। एनायन के केस में क्या है, अब इसको अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, द साइज ऑफ ए कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो फर्स्ट रीजन तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। और सेकंड क्या कह देंगे हम, इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड साइज डिक्रीज। ये आप लिख सकते हैं इसमें। अब हम लेके चलेंगे इसके अंदर कि जो कैटायन है, पहले कैटायन का वेरिएशन देखते हैं कि अगर कैटायन का हम वेरिएशन देखते हैं ग्रुप में तो वो कैसे हो जाएगा। जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो देखिए यहां पर अगर मैं लेके चलता हूं, सपोज यहां आपने लिया है लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव एंड सीजियम पॉजिटिव।
तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ भी क्या होगा, जैसे आपने एटम में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी क्या होगा कि हम जैसे जैसे ग्रुप में आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, तो जो आयनिक साइज है वो क्या करेगा, जो यहाँ आयनिक रेडियस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। जैसे आपने कोवेलेंट रेडियस पढ़ा था एटम का, बिल्कुल उसी तरह लाइक द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम, द आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन आल्सो इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। इसी तरह हो जाएगा। रीजन वही कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज कर जाएंगी, तो यहाँ पर इसी तरह ये इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ भी आपको एक मजेदार चीज बताते हैं। यहाँ ये जो साइज है ना, जो साइज हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये साइज जो है आयन का आपने पढ़ा है, ये गैसियस स्टेट में है। अगर मैं जिक्र करूं एक्वस का यानी सॉल्यूशन का, तो ये उल्टा हो जाएगा, सॉल्यूशन में उल्टा हो जाएगा। ये गैसियस स्टेट में मैंने आपको बताया साइज, और अगर सॉल्यूशन में मैं जिक्र करूंगा तो सॉल्यूशन में उल्टा हो जाता है। रीजन क्या है कि जितना आयन का साइज स्मॉल होगा उतना ही वो वाटर, अगर मैं कहूं तो वाटर में हाइड्रेट ज्यादा होगा, और हाइड्रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ एसोसिएट होंगे और उसके साइज को इंक्रीज कर देंगे। तो ये कंपटीशन में कई बार आता है साइज के लिए। तो पर्टिकुलर ये ध्यान देना, अगर कुछ भी ना लिखा हो आगे तो गैसियस मान लेना, और अगर एक्वस लिखा है तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा बेटा। सिंपल, फिलहाल इतना ही ध्यान रखो, गैसियस स्टेट में जिस आयन का साइज स्मॉल होगा वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में बड़ा हो जाएगा, वो हाईली हाइड्रेट हो जाता है। तो अगर यहां पर इनके आगे मैं एक्वस लगा दूं, यहां एक्वस लगा दूं, तो ये उल्टा हो जाएगा। लिथियम पॉजिटिव एक्वस का साइज बड़ा होगा सीजियम पॉजिटिव एक्वस से। लेकिन गैसियस स्टेट का जिक्र करें, कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, कोई पानी नहीं है, हाइड्रेट नहीं हो रही, तो उस केस में ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साइज को केवल यही डिसाइड कर रहा है, यहाँ कोई हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, कोई सॉल्वेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब सॉल्वेंट में डालते हैं, पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वह हाइड्रेशन होता है और ये हाइड्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई गैस स्टेट में होगा नहीं, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं, और वो हम लेंगे एनायन के साइज के बारे में। और उसके लिए लिखे द रेडियस ऑफ एन एनायन, द रेडियस ऑफ एन एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। कि जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि आपके पास है O2 नेगेटिव, तो इसका साइज बड़ा होगा इसके पेरेंट एटम ऑक्सीजन से। मैं यहाँ पर कह दूं S2 नेगेटिव, तो इसका साइज बड़ा होगा इसके पेरेंट एटम से। मैं यहाँ पे कह दूं Cl नेगेटिव, तो इसका साइज बड़ा होगा इसके पेरेंट एटम से। एक्सप्लेन करते हैं। चलो यहाँ पर हम Cl का केस लेकर के चलते हैं। Cl आफ्टर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव। यहाँ पर प्रोटॉन का अगर जिक्र करें इसमें तो 17 है, इलेक्ट्रॉन का जिक्र करें तो भी 17 है। यहाँ पर प्रोटॉन का जिक्र करें तो 17 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पर 18 हो जाएंगे। प्रोटॉन तो यहाँ 17 ही रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 18 हो जाएंगे। अब देखो वही बात कि यहाँ पर 17 बच्चे खड़े हुए हैं, और ये एक रस्सा है इनके बीच में, ये एक रस्सा है, और 17 बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसकी एक पोजीशन बन जाएगी। ये यहाँ कंपेयर करे इलेक्ट्रॉन से, ये यहाँ कंपेयर करे प्रोटॉन से। अब अगर यहाँ 17 की जगह 18 हो गए तो अब की बार क्या होगा, ये रस्सा इस साइड आएगा, यानी कि ये इस साइड जाएगा। एज्यूम करें इसको कि ये इस साइड खींच जाएगा। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा कि ये रस्सा इस साइड खींच जाएगा। या सिंपली हम ये कह दें कि यहाँ पर जो है 17 इलेक्ट्रॉन 17 न्यूक्लियर चार्ज को फील कर रहे हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन में बट गया।
यहाँ सपोज 17 रुपये हैं और 17 बच्चों में बांट दिया, हर एक बच्चे के हिस्से एक आएगा। यहाँ रुपये तो 17 ही रहे लेकिन बच्चे 18 हो गए, तो हर एक बच्चे के हिस्से 1 रुपये से कम आएगा। और ये रुपया क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। तो इस केस में क्या होगा? जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज करेगा तो आपको पता है कि जो साइज है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो साइज इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करेगा। तो अब इस केस में क्या हुआ? यहाँ पर साइज जो एनायन का है वो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया। तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे कम होगा तो साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन विल decrease, due to which size of an ion increase, and this is the reason due to which size of an anion is always larger than the size of its parent atom। ये आ जाएगा इसके अंदर। अब अगर इनके वेरिएशन का हम जिक्र करें कि इनका वेरिएशन कैसे होगा, तो बिल्कुल उसी तरह कोवेलेंट रेडियाई की तरह आयनिक रेडियाई एनायन की जो है वो भी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इनमें भी इंक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लेता हूं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। F Cl Br I। एक तो बेटा ध्यान रखना बोलने में, ये आपके हैलोजन हैं और ये हलाइड है। बच्चे गलती करते हैं कई बार। दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोराइड आयन, क्लोरीन क्लोराइड आयन। ये अगर कहीं लिखा है तो हम कहेंगे क्लोरीन एटम, और अगर ये कहीं लिखा है तो हम कहेंगे क्लोराइड आयन। तो ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड है। क्लोरीन एटम है, अदरवाइज क्लोरीन तो ये होगी यानी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्लोराइड हो जाएगा यानी हलाइड आयन। हलाइड जो है जनरल नेम दिया जाता है इनको यानी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्लोराइड हो जाएगा यानी हलाइड आयन। हलाइड जो है जनरल नेम दिया जाता है इनको, जैसे ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब इसमें आपको पता है कि इनमें भी डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनका साइज क्या करता है? इंक्रीज। सिमिलरली इन एनायन का साइज भी फ्लोराइड से बड़ा होगा क्लोराइड का, क्लोराइड से बड़ा होगा ब्रोमाइड का, और ब्रोमाइड से बड़ा होगा आयोडाइड का। तो इनमें भी अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इनका जो साइज है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये साइज यहाँ इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जनरली देखिए अगर आपको इस टाइप से दे दे कि आपके पास है Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, और ये कहें कि इनमें साइज बताइए क्या होगा, तो जनरली यहां पर क्या होता है कि Z/E रेशियो निकाल लो। साइज जो होगा वो इसके इन्वर्सली होता है। Z/E रेशियो अगर ज़्यादा आएगा तो साइज छोटा होगा, Z/E रेशियो अगर कम आएगा तो साइज बड़ा होगा। अब यहाँ इसमें अगर हम लेके चले तो क्या होगा? इन सब में आपको पता है सभी में आयरन है। अब अगर सभी में आयरन है तो ये भी आपको पता है कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 26 प्रोटॉन, इसमें भी 26 और इसमें भी 26। तो Z की वैल्यू तो सब में ही सेम रहेगी। बचे इलेक्ट्रॉन, बचे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन का जिक्र करता हूँ तो इसमें तो 26 ही हैं, इसमें कितने हो गए? 24, और इसमें कितने आ गए? 23। तो Z/E सबसे ज़्यादा किसके लिए आएगा? इसके लिए सबसे ज़्यादा आएगा। और सबसे कम किसके लिए आएगा? इसके लिए आएगा, क्योंकि इसमें Z/E निकालते हैं तो कितना आएगा? 26/26। Z यानी न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज प्रोटॉन। और इसमें अगर निकालते हैं तो कितना आएगा? 26/24। और इसमें निकाले तो कितना आएगा? 26/23। तो इसमें सबसे ज़्यादा आएगा और इसमें सबसे कम आएगा। और Z/E जिसमें कम आएगा
यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या है पर इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा, यही तो बताया था। ये क्या है, ये न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ही है, और न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज साइज डिक्रीज, इन्वर्सली है देख रहे हैं आप। तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज साइज डिक्रीज, तो इसमें जेड बाई ई की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, और जेड बाई ई की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। तो इसमें साइज का अगर ऑर्डर लगाएं तो यही ऑर्डर आ जाएगा, एफ ई, एफ ई से छोटा आ गया आपके पास एफ ई टू पॉजिटिव, और इससे छोटा आ गया एफ ई थ्री पॉजिटिव। या सिंपली हम ये कह दें जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज घटता जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, और अगर यहाँ ई की वैल्यू कम होती जाएगी तो जेड तो इनमें कांस्टेंट ही रहेगा, सब में एक जैसे एटम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर इनमें एक ही एटम के आए हैं ना तो जेड की वैल्यू तो सेम रहेगी, जैसे जैसे ई डिक्रीज करेगा जेड बाई ई इंक्रीज करेगा, और जेड बाई ई इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा, तो यहाँ साइज का ये आ जाएगा। और एनायन में उल्टा हो जाएगा, एनायन में उल्टा हो जाएगा, जैसे ओ है ओ नेगेटिव है ओ टू नेगेटिव है, तो ये वाली कहानी होती चली जाएगी उन केसेस में। जेड बाई ई उसमें क्या करता जाएगा, अगर जेड तो इनमें सेम रहेगा लेकिन ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और ई की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड बाई ई घटेगा, और जेड बाई ई घटेगा तो साइज बढ़ेगा, ये इसमें आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम यहां पर लेके चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यू कैन से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसी स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहें तो आयन ही आ जाएंगे, और स्पीसीज कहें तो उसमें एटम भी आ सकता है मॉलिक्यूल भी आ सकता है। ध्यान रखना कंपटीशन में कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जनरली बुक्स में हमें पढ़ा देते हैं आयंस। अब स्पीसीज जो वर्ड यूज किया है यहाँ पर, स्पीसीज का क्या मतलब है, स्पीसीज आपके पास आयंस भी हो सकती है, आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं, और आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और जब कि हम यहाँ पे कह रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज, ऐसे आयंस एटम या मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहें तो केवल आयन को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम देखते हैं क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए मैं कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिख रहा हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने लिखना स्टार्ट किया N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, और यहाँ पर जैसे इसके बाद मैं लिखूँ नियोन को भी ले लो, नियोन Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। अगर मैं जिक्र करता हूँ जेड का यानी प्रोटॉन का, तो इस केस में कितने होंगे, और यहाँ पर अगर आप लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं C4 नेगेटिव, तो यहाँ पर कितने आ गए 6 7 8 9 10 11 12 13, यही होगा न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर। और अगर मैं जिक्र करता हूँ इलेक्ट्रॉन का तो इसमें 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ये भी 10 10 10 10 10, राइट, सब में इलेक्ट्रॉन 10 है। तो अब देखिए वही अगर Z बाई ई कहूँ मैं, जैसे आपने इस केस में किया था एफ ई लिया, वही अगर Z बाई ई कहूँ मैं, जैसे आपने इस केस में किया था एफ ई लिया आपने, एफ ई टू पॉजिटिव लिया, एफ ई थ्री पॉजिटिव लिया, इनमें क्या था जेड सेम था ई अलग थे, लेकिन इन सब में क्या है
E तो सेम है और Z अलग है। E की वैल्यू तो सेम है तो E तो कांस्टेंट हो गया इनमें, और Z अलग अलग है। तो अगर Z की वैल्यू इंक्रीज करेगी, Z की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो Z बाई ई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और Z बाई ई अगर इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ रहे? E तो सब में सेम है, Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो Z बाई ई इंक्रीज करेगा और साइज डिक्रीज करेगा। या मैं ये कह दूं कि Z की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो Z बाई ई डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और Z बाई ई डिक्रीज करेगा तो साइज इंक्रीज करेगा, चाहे ऐसे कह दूं मैं। सही है? तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि Z की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी उसका साइज बड़ा, या मैं कहूँ Z की वैल्यू जिसके लिए सबसे बड़ी होगी उसका साइज छोटा। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा? ऑर्डर तो सीधा सा आ गया, C4 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव, F नेगेटिव, और इसी तरह Ne, और ये आ गया Na पॉजिटिव, और ये आ गया यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, और यहाँ पर आ गया Al3 पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे उन सेम इलेक्ट्रॉन को जो है ना 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं, और इस केस में उन्हीं को इलेक्ट्रॉन को, सेम इलेक्ट्रॉन है 10 हैं, उनको 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो इस केस में न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा, और इस केस में न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन सबसे कम, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, तो इसका साइज सबसे छोटा और इसका सबसे बड़ा आ जाएगा। इस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? स्पीसीज लिखिए, ये हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, Na O2 नेगेटिव, एक लिखो F, एक लिख लो नियॉन, एक लिखो Al3 पॉजिटिव, और एक यहां पर लिखो आप Cl नेगेटिव। ये स्पीसीज आपको दी हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? ये इसमें मुझे फटाफट ऑर्डर लगा के बताएं। ये देखिए, देखते हैं इनको। पहले इसको निकाल के चले हम Mg2 पॉजिटिव, तो Mg2 पॉजिटिव में अगर हम निकालते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 12 होते हैं, 2 निकल गए तो कितने रह गए, 10। सोडियम में कितने हैं, 11। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी इसने 2 लिए हैं, तो यहाँ कितने आ गए, 10। फ्लोरीन में कितने हैं, 9। नियोन में कितने हैं, 10। और Al3 पॉजिटिव में कितने, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 3 निकल गए तो कितने आ गए, 10। Cl नेगेटिव 17 होते हैं, एक और आ गया तो इसमें कितने आ गए, 18। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हो गए यहाँ पर, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आ गए यहाँ पर। यही हुए ना ऐसे, क्योंकि इसमें 9 है, इसमें 18, इसमें 11 है, तो कौन कौन से आ गए आपके पास, एक तो आ गया आपके पास Mg2 पॉजिटिव, एक आपके पास आ गया O2 नेगेटिव, एक आपके पास यहाँ पर आ गया Ne, और एक आपके पास आ गया Al3 पॉजिटिव। अब इसी में एक लाइन और ऐड कर दें कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम जिक्र करें तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। अब बात आती है Z की, तो Z इसमें कितना है, 12, यहाँ पे कितना है Z, 8, यहाँ पे कितना है 10, और यहाँ पे कितना है Z, 13। और अभी हमने बताया था Z बाई E, E तो सेम है,
जेड अगर इंक्रीज करेगा तो साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाने हैं। तो यहां पर अगर हम ये कहें Al3 पॉजिटिव, इसका साइज सबसे स्मॉल होगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा उसका साइज छोटा। फिर इसके बाद आ गया Mg2 पॉजिटिव, इसके बाद क्या आ गया आपके पास नियॉन, और इसके बाद क्या आ गया आपके पास O2 नेगेटिव। यही आ गया। एक बार मुझे बताए क्या ये सही लिखा है हमने? ध्यान से सुनिए इसलिए बता रहा हूं, ये हमने सही नहीं लिखा है। यही यही चीज होती है बेटा। आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करें, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो साइज के, और आपने ये ऑर्डर क्या लगा दिया? ऑर्डर तो ठीक लगाया है, लेकिन आपने कौन सा लगा दिया? आपने ये ऑर्डर कौन सा लगा दिया? इंक्रीजिंग लगाया तो सही है, लेकिन ये ऑर्डर इस साइड आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग है, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। देखिए इतने से में भी अब एक आपके पास ऑप्शन ये हो और एक आपके पास ऑप्शन ये हो। देखिए बात अगर आप देखते हैं अपने मैथ्स के हिसाब से अगर आप कहें तो इसमें कहीं कोई वो नहीं है कि भी बात तो वही है, सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम का ही है, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर कैसा है? ये ऑर्डर डिक्रीजिंग है, मुझे ये चाहिए था, बात तो वही है। तो देखो छोटी सी चीज है, पर्टिकुलर ध्यान रखना है ऐसी बातों का। ऑर्डर तो ये भी आपने सही लगाया है, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर वही है कि भी सबसे बड़ा साइज इसका है, सबसे बड़ा साइज इसका है, लेकिन क्वेश्चन क्या था? अरेंज दीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है, ये तो इंक्रीजिंग आ जाएगा। अगर ये आप लिख के जाएंगे, पेपर चेक करने वाला सही होगा तो बिल्कुल ये कर देगा, ये वाला आपका सही रहेगा। आर यू गेटिंग मी?